जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटी का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे लोग, जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट में 150 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं लोग, और इसमें लगभग यानी कि इसमें भी 150 क्वेश्चन कवर होने वाला है। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह है यहाँ पे अनुच्छेद पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अनुच्छेद 352 में। किसमें? अनुच्छेद 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में संसूचित करे। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल। कौन देता है परामर्श? तो अटॉर्नी जनरल देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल, इन्हें हिंदी में महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य यानी कि भारत अपनी सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रावधान की विशेष बात यह है कि नागरिक या विदेशियों के लिए समान रूप से लागू होता है। यह अवधारणा ब्रिटिश परंपरा, चूंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, यानी कि ब्रिटिश परंपरा से ली गई है और ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो अमेरिकी संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल के द्वारा कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श दिया जाता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 165 के 1 के अनुसार राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 165 के 3 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। आज़ादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था। लोकसभा का नेता कौन है? तो प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। चूंकि अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा यानी कि वह कितनी वर्ष का होना चाहिए? तो 25 वर्ष का। लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए।
अनुच्छेद 84 का ख, अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष, न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए? 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? यानी कि संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम में उम्र क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके तो उसे उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि यहाँ पे 1/6 अगर मत वह प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह 2026 तक रहेगा। संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा अनुच्छेद 81 का 3 के परंतु में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित किया गया है। तब तक लोकसभा में स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष होगी। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो 2026 तक रोक दिया गया है। कब तक रोक दिया गया है? 2026 तक। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है तो 1971 की जनगणना पर। कब की जनगणना पर? तो 1971 की जनगणना पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो राज्य विधानसभा की संख्या हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक के राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की है और वहाँ पे विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 30 सीटें हैं पुदुचेरी में। जबकि राज्यों में सिक्किम है, 32 से विधानसभा सीटें हैं सिक्किम में। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है, 403 सीटें हैं विधानसभा की। उपर्युक्त विकल्पों में अरुणाचल प्रदेश के पास 60 सीटें, मेघालय के पास 60, मणिपुर के पास 60 की संख्या एक समान तथा हिमाचल प्रदेश 68 की संख्या सर्वाधिक है। अतः अब इस उत्तर विकल्प भी होगा, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन समुदायों से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। प्रश्नकाल में अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता था। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा
एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 70 वर्ष, आरक्षण की अवधि को तो 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष किया गया, परंतु आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को निष्प्रभावी कर दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो अनुच्छेद 330 में इसका प्रावधान किया गया था। किसमें? अनुच्छेद 330 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 का 1 का क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 330 का 1 का ख में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा ग में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है बिना कार्यकाल पूरा होने की स्थिति में भी। अनुच्छेद 85 का 2 के ख, अनुच्छेद 85 के 2 का ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री यानी कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। और किसकी सिफारिश पर? तो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व यानी कि समाप्ति के पहले ही भंग किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। जब तक मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लिया जाएगा तब तक कि लोकसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो यह उत्तर प्रदेश जो है वह सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। विकल्प में दिए गए राज्यों की लोकसभा में सदस्य संख्या इस प्रकार है, यानी कि बिहार में कितने लोकसभा के सदस्यों की संख्या है? तो 40, मध्य प्रदेश में 29, पश्चिम बंगाल में 42 और उत्तर प्रदेश में 80, यानी कि सबसे ज़्यादा ओवरऑल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे यानी कि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर हैं? तो बिहार और महाराष्ट्र है, यानी कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सदस्य की संख्या है। प्रश्नकाल के समय 3 नए राज्य नहीं बने थे। प्रश्नकाल के समय यानी कि 3 नए राज्य नहीं बने थे। उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 थी तथा महाराष्ट्र में 48 थी। वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों के गठन के साथ संख्या में परिवर्तन आया। अब स्थिति इस प्रकार है, यानी कि वर्तमान में देखा जाए तो लोकसभा में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, यानी कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य के पास है? तो उत्तर प्रदेश के पास है। और कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं। उसके बाद है दूसरा स्थान महाराष्ट्र का 48 सीटों के साथ। तीसरा स्थान है पश्चिम बंगाल का 42 सीटों के साथ। मध्य प्रदेश 29 सीटें, तमिलनाडु 39 सीटें और बिहार में 40 सीटें हैं। यानी कि यह जो आंकड़ा दिया गया है यह वर्तमान आंकड़ा दिया गया है और जो क्वेश्चन में पूछा गया है वह क्वेश्चन में पुराना आंकड़ा है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के मध्य में हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी संख्या के अनुपात के स्थान पर दिया जाता है। उनकी संख्या के अनुपात के स्थान के आधार पर दिया जाता है। राज्यसभा में सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण संविधान की 4थी अनुसूची में कर दिया गया है। किस अनुसूची में किया गया है? तो 4थी अनुसूची में। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं।
राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत किसी को कन्फ्यूजन रहता है कि 5 साल जब लोकसभा का कार्यकाल है तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका भी 5 साल होगा, बट ऐसा नहीं होता है। 6 वर्षों के लिए इन्हें चुना जाता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। जो राज्यसभा होता है वह अस्थायी सदन होता है। इसके एक तिहाई यानी कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष से होता है और यह जो 6 वर्ष है किस अनुच्छेद के आधार पे? तो 83 का 1 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है, इसलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि राज्यसभा को भंग ही नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अतः इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अतः विकल्पों में दिए गए किसी भी अधिकारी के द्वारा इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो, उन्हीं को ही मनोनीत किया जाता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला हैं। ये 1994 के हिसाब से क्वेश्चन भी है और वर्तमान में भी अभी वही हैं, ओम बिरला साहब ही हैं। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। 1999 में लोकसभा के उपाध्यक्ष पीएम सईद थे। वर्तमान में यह पद रिक्त है, यानी कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो यह पद रिक्त है और 1999 के हिसाब से देखा जाए तो पीएम सईद थे। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। प्रश्नकाल और सभापटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। शून्यकाल किसका नाम है? तो प्रश्नकाल और सभापटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। चूँकि यह मध्याह्न यानी कि 12 बजे शुरू होता है। इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या ना उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो यह नीति या कार्यान्वयन से संबंधित है। नीति या कार्यान्वयन से संबंधित है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है, जबकि क्रियान्वयन संबंधी निकायों या एजेंसी द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो यह अधीनस्थ विधान पर समिति संबंधित है।
संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति 15 सदस्यों की अस्थायी समिति है। यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है। अगला क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी है तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनकी चुनाव निष्पादन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। कौन करता है मान्यता प्रदान? तो निर्वाचन आयोग। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। तो पहला अर्हता देखते हैं कि यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6%, कितना प्रतिशत? तो 6% प्राप्त किया हो तथा उसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 सीटें प्राप्त किए हों। अगला है कि यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीटें जीती हो। लोकसभा की कितनी सीटें जीती हो? तो 1 सीटें और कुल वैध मतों का 6%, तभी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त किया जाता है किसी भी पार्टी को। उसके बाद है यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो प्राप्त किए हों। चौथा है यदि उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीट के अनुपात में कम से कम 1 सीट जीती हो या लोकसभा के चुनाव में उससे संबंधित राज्य में उसे विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त की हो। इस प्रकार आम आदमी पार्टी उपर्युक्त अर्हताएं पूर्ण करती है। अतः यह एक राज्य स्तरीय पंजीकृत पार्टी है। ज्ञातव्य है कि आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत पार्टी है, एक राज्य पार्टी तथा क्षेत्रीय पार्टी है। अतः विकल्प ई सही उत्तर है। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में विकल्प ए को सही माना है, यानी कि बीपीएससी ने इस आंसर को क्या माना है? विकल्प ए यानी कि सही माना है, परंतु अंतिम उत्तर कुंजी में उसका उत्तर ई कर दिया गया था। वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। वर्तमान में यह कौन सी पार्टी है? तो राष्ट्रीय पार्टी है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, इसी के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान भी करता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारती प्रकरण में, यानी कि केशवानंद भारती वाद में मूलभूत ढांचा का सिद्धांत दिया गया। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में संविधान के मूलभूत ढांचा सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया था। इस वाद में दिए गए अपने ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, तथापि यह भी निर्धारित किया कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जो कि संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो। राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं? तो लोकसभा के लिए 2 सदस्य और राज्यसभा के लिए 12 सदस्य नामांकित कर सकते हैं राष्ट्रपति।
संविधान के अनुच्छेद 80 संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है। संविधान के मूल अनुच्छेद 331 में प्रावधानित है कि यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के दो से अनधिक के सदस्य नामांकित कर सकेगा। इस प्रकार प्रश्नकाल के संदर्भ में इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर विकल्प बी था। तथापि संविधान का 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के अधिसूचित होकर प्रभावी होने 25 जनवरी 2020 के पश्चात अब अनुच्छेद 331 निष्प्रभावी हो गया है तथा यह राष्ट्रपति केवल राज्यसभा के लिए ही 12 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। यानी कि अब लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन का नामांकन नहीं कर सकता है या मनोनीत नहीं कर सकता है, उसे निष्प्रभावी कर दिया गया है। सिर्फ 12 सदस्यों को और राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकता है। किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया? तो 69वां संशोधन कानून के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद 239 का क यानी कि 239 का ए के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी नाम दिया गया तथा इसके प्रशासक को उपराज्यपाल कहा गया। साथ ही दिल्ली एनसीटी के लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है कि 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। यानी कि लेखन समिति के सदस्य में से कौन नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर ये इसके सदस्य थे। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी यानी कि के एम मुंशी भी इसके सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी इसके सदस्य थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित लेखन या प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के 6 अन्य सदस्य थे। 6 कौन से थे? तो गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र तथा डी.पी. खेतान। इनमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधवराव तथा डी.पी. खेतान की 1948 में मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। यहाँ से यह 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी.एल. मित्र के स्थान पर किन्हें लाया गया था? तो एन माधवराव को लाया गया था। और जो डी.पी. खेतान की मृत्यु हुई थी इनके जगह पे कौन आए थे? तो टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे। भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? तो तीसरी अनुसूची में। किस अनुसूची में? तीसरी सूची में। संविधान की तीसरी अनुसूची 3rd शेड्यूल में शपथ या प्रतिज्ञान शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। इसमें संघ एवं राज्य के मंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथों तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथें या किए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 131 जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है। संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र या आरंभिक अधिकारिता ओरिजिनल जुरिडिक्शन को परिभाषित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच
या एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में विधि का या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न अंतर्वलित होने जिस पर किसी विधिक अधिकार अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता होगी। अगला क्वेश्चन है कि संसद के सत्रवसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। किसके पास निहित होती है इसकी शक्ति? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्रवसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली क्या है? तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है, तो इनमें से कोई नहीं। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? एम.एन. वेंकट चलैया इसके अध्यक्ष थे। संविधान समीक्षा आयोग का गठन फरवरी 2000 में किया गया था। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एम.एन. वेंकट चलैया थे। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को पेश की थी। इस आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट कब पेश की थी? तो 31 मार्च 2002 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारतीय संविधान के द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या 1956 में अधिनियमित करके इस संख्या को 10 कर दिया। 1960 में बढ़ाकर 13, 1977 में 17 और 1986 में 25 तथा 2008 में 30, 2019 में इसे 33 यानी कि मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त कर दिया गया। मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त कितनी संख्या है? तो 34 और मुख्य न्यायमूर्ति को मिला दिया जाएगा तो कितने हो जाएगा 2019 के हिसाब से? तो 34। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति क्षमता सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है? तो 1992-93 के हिसाब से पूछा गया है। तो अभी हम लोग व्याख्या में देखे हैं लोग। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। कोलेजियम सिस्टम की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह शक्ति संसद के पास होती है। किसके पास है? संसद के पास। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। ध्यातव्य है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या विहित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो इनकी सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायर्ड होने की उम्र कितनी है? तो 65 वर्ष है। कितनी है? 65 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 का 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है। कितनी वर्ष है? 65 वर्ष निर्धारित है।
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो यह राष्ट्रपति को लिख कर दे सकता है अपना त्यागपत्र। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिख कर दे सकता है। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया भी जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियाँ, प्रक्रिया एवं न्याय क्षेत्र का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि न्याय के पुनर्लोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, इसका अर्थ क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इसका अर्थ यही होता है न्याय के पुनर्लोकन का अर्थ। न्याय के पुनर्लोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य या केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि केंद्र या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय की यह अधिकारिता न्यायिक पुनर्लोकन कहलाती है। न्याय की यह अधिकारिता क्या कहलाती है? न्याय के पुनर्लोकन कहलाती है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक पर आधारित है। भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 154 के 1 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञापत्र के माध्यम से होती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक के राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जो राज्यपाल होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो राज्यों की विधायिका में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? तो राज्यपाल सम्मिलित होते हैं, विधानसभा सम्मिलित होता है और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, यानी कि जो विधान परिषद है यहाँ जिस राज्य में विधान परिषद की अस्तित्व है उसमें यह राज्य विधायिका में शामिल होते हैं। राज्यपाल तो हर जगह होता है और विधानसभा भी हर जगह होता है, लेकिन जो विधान परिषद है वह सिर्फ मात्र 6 राज्यों में ही विधान परिषद लागू है। इसका सेंसर हो जाएगा डी नंबर। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है तो राज्यपाल शामिल है, विधानसभा शामिल होती है और विधान परिषद शामिल होती है जहां इसका अस्तित्व है, यानी कि विधान परिषद जिस राज्य में है वहां पे इसको लागू किया जाता है, यानी कि इसको सम्मिलित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 175 के 2 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 का 2 के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधायक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा, और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्य विधानपालिकाओं यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है? तो विधानपालिका परिषद, यानी कि विधान परिषद जो होता है वह उच्च सदन होता है राज्य विधानपालिकाओं में। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधानपालिका
राज्य की विधानपालिका एक सदनीय या द्विसदनीय होगी। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति में विधानपालिका या विधानपालिका परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा जो होता है वह निम्न सदन होता है। यानी कि जैसे राज्यसभा और लोकसभा में होता है उसी तरह राज्यों में भी विधान परिषद और विधानसभा होता है। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो उद्योगपति का जो क्षेत्र होता है उसे नहीं चुने जाते हैं, लेकिन शिक्षक और स्नातक स्थानीय निकायों पंचायतों के सदस्य द्वारा राज्य विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 171 का 3 संविधान के अनुच्छेद 171 का 3 के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। इसमें एक तिहाई सदस्य स्थानीय निकायों और 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा और 1/12 सदस्यों को न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे, जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। और 1/3 यानी कि 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा तथा शेष सदस्य को राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है। अतः उद्योगपति श्रेणी से राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है तो केंद्रीय संसद के द्वारा। जो विधान परिषद का संरचना यानी कि निर्माण या उसका विघटन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय संसद के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 169 का 1 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। किसके पास होती है? तो संसद के पास होती है। संसद ऐसा तब कर सकेगी जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हो। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो सिर्फ यानी कि 4 जो स्टेट दिया गया है उसमें सिर्फ बिहार में विधान परिषद है। अनुच्छेद 168 का क 1 के अनुसार वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद है। ये जो 6 स्टेट दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना हो गया। अतः भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170 करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा करता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो जो किसी राज्य का विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो उपाध्यक्ष को दे सकता है। किसे दे सकता है? उपाध्यक्ष को दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग सकेगा। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। किसने कहा था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। यह क्वेश्चन 1994 में यानी कि करंट के हिसाब से इस क्वेश्चन को पूछा गया था। करंट और पॉलिटी जोड़कर इसे क्वेश्चन को पूछा गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक के कहकर तलाक लिया जाता है तो ऐसा तलाक गैर कानूनी होगा। ऐसा तलाक कैसा होगा? तो गैर कानूनी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन से एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इसमें 4 जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से 2 जो ऑप्शन है उसमें से यानी कि दिल्ली और महाराष्ट्र
एक से यानी कि अधिक के राज्यों के लिए काम करता है। तो इसको देखते हैं लोग आगे। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसकी क्षेत्राधिकारता यानी कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसका क्षेत्र अधिकारता देखते हैं लोग कि असम हो जाएगा, नागालैंड होगा, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश तक है। जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव तथा गोवा है। अतः विकल्प सी तथा डी दोनों सही उत्तर है, यानी कि यह भी क्वेश्चन विवादास्पद रहा था। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है, यानी कि जो यह मामला था वह किस प्रकार का था, तो स्वत्वाधिकार मुकदमा यानी कि टाइटल सूट था। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किससे मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो स्वत्वाधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दो समुदायों ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जमीन व संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो अनुच्छेद 324 है जो यह निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी यह हाल ही में चर्चा में रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 इसमें क्या दिया गया है, तो संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, अनुच्छेद 174 राज्यों के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन, अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता आदि अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा। यानी कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो इन सारे अनुच्छेदों में परिवर्तन करना पड़ेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 13। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो, यानी कि कम करती हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, तो यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 245 केंद्र व राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार, अनुच्छेद 326 लोकसभा व विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, इससे संबंधित है 326। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, यानी कि यहाँ पे 4 विषय दिए गए हैं और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो विषय है वह समवर्ती सूची में है, तो जो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, किस आधार पर बांटा गया है, तो महत्व के आधार पर बांटा गया है। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, यानी कि जो शिक्षा थी वह शुरुआती दौर में किस सूची में शामिल थी, तो राज्य सूची में शामिल थी। किंतु संघ व राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57
धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 280 है, इसमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 280। केंद्र एवं राज्यों के मध्य कर राजस्व यानी कि टैक्स रेवेन्यू के वितरण पर सिफारिशें देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किसके द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है या किससे संबंध रखता है? तो राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच जो रेवेन्यू होता है उससे संबंधित होता है वित्त आयोग। भारत में संघीय वित्त आयोग राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है। वह दोनों के मध्य कर एवं अनुदानों के बारे में विभाजन के सिद्धांतों के बारे में सुझाव देता है। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी, 15 मार्च 1950 को। वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी। यह कैसी संस्था थी? तो संविधानेतर संस्था थी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, यानी कि योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता था। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना था। 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, यानी कि अभी योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पे नीति आयोग की स्थापना 2015 में कर दी गई है। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिलीजुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो तेलुगु देशम पार्टी। यह किसके बारे में पूछ रहा है? तो तेलुगु देशम पार्टी के बारे में पूछ रहा है, यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। 12वीं व 13वीं लोकसभा के स्पीकर जीएमसी बालयोगी थे, जो तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। यह दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ था। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो यह अधिकार चुनाव आयोग को होता है, यानी कि चुनाव आयोग ही किसी भी दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल घोषित कर सकता है। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। किसे प्राप्त है? तो चुनाव आयोग को है। इसके लिए वह कुछ मानदंड घोषित करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। यह भी कथन सत्य है। राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण होता है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। ये भी कथन सत्य है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। ये भी कथन सत्य है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में 6% मत प्राप्त करता है और किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें, कितनी सीटें? तो 4 सीटें जीतता है, या लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से 2% सीटें प्राप्त करता है।
1999 के 13वीं लोकसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय एवं 48 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों ने हिस्सा लिया था। वर्तमान में देखते हैं लोग, ये इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। पहला है आम आदमी पार्टी, दूसरी है बहुजन समाज पार्टी, तीसरा है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि इसे मार्क्सिस्ट भी कहा जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी। भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक है, यानी कि इस ऑप्शन में एक से अधिक भी हो सकता है या कोई भी नहीं होगा। निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जबकि जब यहाँ पे जबकि नहीं होना चाहिए, जब निम्नलिखित 3 शर्तों में कोई एक पूरी होती है। तो पहली शर्त क्या है कि उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं चार या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उन राज्यों की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6%। कितना प्रतिशत? तो कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो। इसमें प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। और तीसरा शर्त है कि उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो 1987 में अपना प्रतिवेदन जमा किया था सरकारिया आयोग ने। सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था, इसने 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया था। गौरतलब है कि वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। पंचायती राज विषय है, तो यह राज्य की सूची पर, यानी कि पंचायती राज जो है वह किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो राज्य की सूची के अंतर्गत रखा गया है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 के जी के तहत दी गई है। किसके तहत दी गई है? अनुच्छेद 243 का जी के तहत। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 243 जी या अनुच्छेद 243(6) के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाए जिनके अंतर्गत वे योजनाएं भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया। किस भाग में जोड़ा गया? तो संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया। इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची वर्णित है। इसमें पंचायत से संबंधित कितने कार्यों की सूची वर्णित है? तो 29 कार्यों की सूची वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो जो ग्रामीण खेल है वह 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है।
संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? पंचायत का उल्लेख है, जिसमें कुल 29 विषय शामिल है। कितने विषय शामिल हैं? तो कुल 29 विषय शामिल है। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघुवन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय इसमें शामिल हैं। लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख 11वीं अनुसूची में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ग्राम पंचायत का जो निर्माण हुआ था वह पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। जो पंचायती राज है वह कैसी व्यवस्था है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व्यवस्था है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से लेकर 43 अ के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, ये समिति जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश की गई। इसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। इस सिफारिश को स्वीकार कर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और 2 अक्टूबर को क्यों चुना गया था? क्योंकि इस दिन गांधी जी की जयंती थी, इसलिए। गौरतलब है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 है, यही निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। ग्राम पंचायत किसमें शामिल है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो इनमें से सभी विशेषता है, यानी कि इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है, ये भी सही है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये भी सत्य है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी सत्य है, यानी कि इनमें से सभी सही है। पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करता है। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक के क्षेत्र या ब्लॉक स्तर पर एवं जिला स्तर पर। पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं तो कौन कौन से आते हैं? तो ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत समिति और जिला परिषद त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल है पंचायती राज के। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, इसका प्रधान लक्ष्य होता है कि ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सकें एवं लागू कर सकें। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो 21 वर्ष, यानी कि कम से कम अगर 21 वर्ष से उम्र है किसी भी व्यक्ति का तो वह पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ सकता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस संशोधन के तहत किसी व्यक्ति के लिए पंचायत या नगर पालिका सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 21 वर्ष। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो स्थानीय जनता की किसकी जरूरत पड़ती है? तो स्थानीय जनता की
सहयोग की जरूरत पड़ती है। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न साकार नहीं हो सकता है। स्वप्न यानी कि सपना साकार नहीं हो सकता है बिना जन यानी कि लोग की भागीदारी के बिना। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यानी कि इनमें से सभी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है। यह शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो भारतीय संविधान की 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका संगठित किया गया है। भारतीय संविधान की 73वें संविधान के द्वारा पंचायती राज की स्थापना की प्रेरणा संविधान के अनुच्छेद 40 में दी गई है। आगे चलकर 73वें संशोधन या संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसे स्वशासन की इकाई के रूप में गठित करने के व्यवस्थित प्रयास किए गए। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? यानी कि विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये जो है यह इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी स्वायत्तता, लोक सहभागिता और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना यह विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट के अंतर्गत आता है। दिए गए विकल्पों में स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट या विशेषता नहीं है। स्वायत्तता, लोक सहभागिता एवं स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना विकेंद्रीकरण की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई थी। तो यानी कि राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। इनकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश ने भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। यानी कि प्रथम राज्य देखा जाए तो राजस्थान है और दूसरा राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया। तो कहाँ पे? राजस्थान में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी। किसने की थी? अशोक मेहता कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति का गठन वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु किया था, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने ही न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने तथा इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो जो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव है वह स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जनोपयोगी सेवा आते हैं, किंतु सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव नहीं आता है। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है। किसके क्षेत्र में आता है? सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव तो कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। तो किस में विकेंद्रीकरण किया गया? तो निर्णय लेने की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया
और उसके बाद पूर्ण व्यवस्था का भी विकेंद्रीकरण किया गया और प्रशासनिक शक्तियों का भी विकेंद्रीकरण किया गया। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कथन सही है, तो जो न्यायिक शक्तियाँ है इसका विकेंद्रीकरण नहीं किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। पंचायती राज लोकतांत्रिक के विकेंद्रीकरण हेतु सृजित की गई व्यवस्था है। तो जो पंचायती राज है वह लोकतांत्रिक के विकेंद्रीकरण हेतु सृजित की गई एक व्यवस्था है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत कुल 29 विषय पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में दिए गए। उल्लेखनीय है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है, न कि न्यायिक विकेंद्रीकरण। इस व्यवस्था के संवैधानिक तौर पर अस्तित्व में आने के पश्चात भारत में न्यायपालिका के स्वरूप में कोई अंतर नहीं आया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम न्यायिक विकेंद्रीकरण हेतु विधिक आधार नहीं प्रदान करता है। इन विषयों में कार्य करने हेतु प्रशासनिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? तो 29 विषयों पर। कितने विषयों पर? 29 विषयों पर। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि या तो चारों में होगा या तो किसी में नहीं होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का अनुच्छेद 243 का अड़ के खंड 2 के अनुसार पंचायत संबंधी प्रावधान नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य तथा मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां जिला परिषदें विद्यमान है लागू नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे पंचायती व्यवस्था लागू नहीं है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम और तथा मणिपुर में भी। अतः इससे प्रश्न का सही उत्तर ई अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि किस राज्य या किन राज्यों में पंचायती राज्य संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया गया है? तो बिहार में भी 50% है, उत्तराखंड में भी 50% है और मध्य प्रदेश में भी है और हिमाचल प्रदेश में, यानी कि इसका सही हो जाएगा डी नंबर। चारों राज्यों में स्त्रियों के 50% आरक्षण का वैध किया गया है। बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के 50% आरक्षण को वैध किया है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में महिलाओं के लिए 50% स्थान पंचायतों में आरक्षित किए गए हैं। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। किसने? बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किससे संविधान संशोधन बिल से हुई? तो 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई थी। किससे हुई थी? 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई थी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन विधेयक या बिल द्वारा हुई थी। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण व्यापगत्य हो गया था। तत्पश्चात 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था।
एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। किस स्तर पर? ब्लॉक स्तरीय निकाय। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रावधानों के आलोक में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया गया। इनके अधीन ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद गठित होती है। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो पंचायती राज प्रणाली से। किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो जो 73वां संविधान संशोधन है वह बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 73वां संविधान संशोधन से बीपीएससी को ज़्यादा लगाव हो गया है, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो न्यायिक पुनरीक्षण का जो शक्ति है वह पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि जुडिशियल रिव्यू है वह इसके अंतर्गत नहीं आता है। न्याय के पुनर्वीक्षण पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। यह सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है। जो यह न्याय के पुनर्वीक्षण की शक्ति है वह किसकी शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में भी या राज्यसभा में, यानी कि किसी लोकसभा में भी लाया जाता है और राज्यसभा में भी लाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि कोई भी विधेयक लोकसभा में पहली बार आता है, उसके बाद राज्यसभा में पारित किया जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकेगा। संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। तो कब लाया गया था? तो 1951 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1951 में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(1), 19(1) का 6, 19(2), 85, 87, 174, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 341, 342, 372 एवं 376 में संशोधन किया तथा दो नए अनुच्छेद 31 का क और 31 का ख और 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। निम्नलिखित में से किसका संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? किसे लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णित संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधन करने से रोका गया। अगला क्वेश्चन है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहेब कालेलकर थे। कौन थे? काका साहेब कालेलकर थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ था। इस आयोग के अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो काका साहेब कालेलकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री MC सीतलवाड़ थे। वर्ष 1955 में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। MC सीतलवाड़ को प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है
कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। यद्यपि इन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। यानी कि नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटा सकता है कौन? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति इन्हें इसी आधार पर हटा सकते हैं कि जिन आधारों पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जाता है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक के राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता शक्तियों के अलावा इसके गठन, सदस्यों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी इत्यादि का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो जो अभी वर्तमान में वीवीपैट है वह M3 के संस्करण का प्रयोग में लाया जाता है, M3। निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तंत्र का अधीक्षण करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग ने निर्वाचन प्रणाली को पारदर्शी, सरल एवं सहज बना दिया है। पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है वीवीपैट का, कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का M3 संस्करण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है। अतः इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसकी व्याख्या देखते हैं लोग। वरीयता क्रम टेबल ऑफ प्रेसिडेंस केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इससे संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी कि यूपीएससी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी को वरीयता क्रम में एक समान 9 क रखा गया है। यानी कि इन तीनों को एक ही समान रखा गया है 9 का क के स्थान पे। जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र के 14वें तथा उसके बाहर 17वें क्रम पर रखा गया है। अतः इस प्रकार विकल्प ई सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो यह मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्रवाइयों का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति और अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यवादी का उल्लेख है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग को गठित करती है। क्या गठित करती है? वित्त आयोग गठित करती है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करती है। संविधान के अनुच्छेद 243 के झ के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। इसके तहत वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है राज्य में? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मणिपुर राज्य का गठन हुआ था तो 1972 में इसका गठन किया गया था। कब गठन हुआ था मणिपुर का? तो 1972 में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर राज्य का गठन मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के साथ 21 जनवरी 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को।
जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल से संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के तहत उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 15% सीमा निर्धारित की गई है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में खंड 1 का क जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित, यानी कि प्रधानमंत्री को भी जोड़ा जाता है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो टैक्स लगाना, समाप्त करना और वह उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंधों के तहत टैक्स लगाना, समाप्त करना व उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना तथा किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, इन सभी को धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ई है। अगला क्वेश्चन है कि कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, इसका उद्देश्य यही होता है। बजट की अनुदान मांगों में संशोधन हेतु लोकसभा या राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव या कट मोशन कहलाता है। इसके तहत सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों को अनुचित बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय किस विषय से संबंधित है? ये जो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा आयोग का आरक्षण के विषय से संबंधित है इंदिरा साहनी बनाम जो भारत संघ मुकदमा है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में हुआ था। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% कितना प्रतिशत? तो 27% आरक्षण देने के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा, किंतु साथ ही यह निर्णय भी दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर या आर्थिक रूप से सशक्त भाग को इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 15 का 4 और 16 का 4 के तहत प्रदत्त कुल आरक्षण 50% कितना प्रतिशत? तो 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के बीच दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें देखते हैं लोग कि पंचायती राज समिति है, एक तरफ पंचायती राज समिति यानी कि कौन कौन सी समिति गठित की गई थी और उसके बाद वर्ष दिया गया है कि इस समिति का गठन वर्ष कब था। तो सबसे पहले है CH हनुमंता राव समिति का गठन 1984 में किया गया था। कब किया गया था? 1984 में। उसके बाद है GVK राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। कब किया था? 1985 में। अशोक मेहता समिति का गठन 1978 में किया गया था।
उसके बाद है एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया था और बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर 3, 1, 5, 2, 4। पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां बलवंत राय मेहता समिति 1957, संतानम समिति 1963 या 64, अशोक मेहता समिति 1977 या 78, जी.बी. के राव समिति 1985, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, हनुमंता राव समिति 1984, पी.के. थुंगन समिति 1988 आदि यानी कि इनका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो एस राधा कृष्णन। कौन थे? एस राधा कृष्णन को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में भारत रत्न की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। सर्वप्रथम यह पुरस्कार वर्ष 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया था। यानी कि 1954 में 3 लोगों को प्रदान किया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। तो इसका सजाना है यानी कि सबसे ऊपर कौन है? वरीयता क्रम के आधार पे। तो सबसे ऊपर आ जाएंगे आपका राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री के बाद अध्यक्ष के बाद सांसद। यानी कि इसका सही आंसर देखा जाए तो 2, 1, 4, 3, 5 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संविधान के अंतर्गत अधिकारियों के वरीयता क्रम के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है। उसके बाद क्रमशः उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री के बाद उनका स्थान आता है तथा सांसदों का क्रम आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे कथन सही नहीं पूछ रहा है। तो पहला कथन देखते हैं लोग कि जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होता है। ये कथन सत्य है। उसके बाद दूसरा कथन है कि राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। ये भी कथन सत्य है। तीसरा कथन है कि जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। ये भी कथन सत्य है। यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई कथन गलत नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र को प्रख्यापित प्रोमोगुलेट करता है, जिसमें जिला आयोग, राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग शामिल है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार एक जिला फोरम का गठन करेगी और यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम का गठन कर सकती है। इस जिला फोरम में एक अध्यक्ष योग्यता जिला जज की योग्यता, यानी कि जो जिला फोरम का अध्यक्ष होता है उसका योग्यता कितना होना चाहिए? तो जिला जज की योग्यता के बराबर होना चाहिए एवं कम से कम 2 सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम एक महिला सदस्य अवश्य। दोनों की कम से कम आयु 35 वर्ष होनी होगी। जिला आयोगों के क्षेत्राधिकार में वे शिकायतें आएंगी जहां वस्तुओं या सेवाओं के लिए किए गए भुगतान का मूल्य 50 लाख रुपये से ज्यादा ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो सहयोग आंदोलन को पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। भारत में सामुदायिक विकास के लिए सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन कोऑपरेशन मूवमेंट 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किया गया था। इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 पारित किया गया। इससे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सहयोग करना था। प्रश्न में सहयोग आंदोलन शब्द का प्रयोग हिंदी वर्जन में किया गया है। जो शब्द गलत है, जो गलत शब्द है, इसके लिए अंग्रेजी में आयोग ने कोऑपरेटिव मूवमेंट शब्द का प्रयोग किया।
यानी कि जो इंग्लिश में क्वेश्चन आता है, जो बीपीएससी का क्वेश्चन आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। तो इंग्लिश में सही था, लेकिन आजकल एक फैशन हो गया है कि इंग्लिश ट्रांसलेट कर दिया जाता है हिंदी में, यानी कि गूगल ट्रांसलेट से क्वेश्चन बना दिया जाता है, जिससे क्वेश्चन गलत होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पे राज्य का मंत्रिपरिषद पूछ रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के 2 के तहत मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि कोलेजियम प्रणाली का भी संबंध है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र से भी संबंध है और मूल अधिकार क्षेत्र से भी संबंध सुप्रीम कोर्ट से है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक में उल्लिखित है। ध्यातव्य है कि कोलेजियम पद्धति न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण की प्रणाली है। जो कोलेजियम पद्धति है वह क्या है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण की प्रणाली है। यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई पद्धति है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोलेजियम का नेतृत्व करते हैं। विदित हो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता शक्ति का वर्णन है, जिसके तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच 2 या अधिक राज्यों के बीच के विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। वहीं अनुच्छेद 132 और 36, अनुच्छेद 132 से लेकर 136 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। इससे प्रकार विकल्प से अधिक सत्य है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? तो जो झारखंड है, झारखंड 28वां राज्य है। झारखंड की स्थापना बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 15 नवंबर सन 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों में परिषद में सीटों के आवंटन के प्रावधान समाविष्ट है? तो चौथी अनुसूची में। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख है। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा 395 इसमें अनुच्छेद हैं। अगर इसमें सब क्लॉज जोड़ा जाता है तो 400 से भी अधिक हो जाते हैं और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन मूल रूप से कितनी अनुसूची थी? तो 8 थी। पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। पांचवी अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। इस अनुसूची में प्रावधानित उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष या राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य में। भारत के उच्चतम न्यायालय में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, यह जो केस हुआ था यानी कि वाद हुआ था,
कब हुआ था? तो 1973 में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस वाद में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह कहा कि संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा के तहत संविधान के किसी भी संशोधन पर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है यदि वह संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता प्रतीत हो। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सूची 2 में उनकी स्थापना वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है राजनीतिक दल के नाम और दूसरी तरफ उनकी स्थापना वर्ष दिया गया है। तो सबसे पहला है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1925 में की जाती है। और उसके बाद है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में होती है। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में की जाती है। इस प्रकार हमारा उत्तर बी हो जाएगा यानी कि 1, 3, 4, 2। सूची में उल्लेखित राजनीतिक दलों एवं उनकी स्थापना के वर्ष के साथ सही सुमेलन निम्नलिखित है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना 1964, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998। अगला क्वेश्चन है कि किस या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? तो अनुच्छेद 120 का अनुच्छेद 120 के 1 के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 का 1 के अनुसार राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है। उसके बाद देखते हैं लोग दूसरा कथन कि संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया। यह कथन गलत है, विधि द्वारा नहीं हुआ था। तीसरा कथन है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। ये भी कथन सत्य है, कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा ही की जाती है। उसके बाद चौथा कथन कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। ये भी कथन गलत है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं लोग, यानी कि यहाँ पे कथन सही पूछ रहा है तो इस प्रकार कथन 1 और 3 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 3 कथन सत्य है। उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम प्रणाली एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना संसद ने नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय ने दूसरा न्यायाधीश मामला 1993 में की। न्यायाधीश PN भगवती का संबंध द्वितीय न्यायाधीश मामला से है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और जो इससे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन देखते हैं लोग कि इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। उसके बाद इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। ये कथन गलत है, 8 मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था। तीसरा कथन है कि इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43 का A और अनुच्छेद 47। ये भी कथन गलत है। उसके बाद है चौथा कथन कि इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये कथन भी सत्य है, यानी कि इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 3 कथन गलत है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? गलत कथन पूछ रहा है।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तन किया गया था तथा उनके प्रावधान जोड़े गए थे, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। इसके जरिए निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गए या संशोधित किए गए हैं। कौन कौन से हैं उसको देखते हैं लोग। इसने प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े। कौन कौन से वह शब्द हैं? तो समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है और पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष एवं अखंडता। इसने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। 3 नए निर्देशक तत्व जोड़े गए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का ए। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 का ए। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 ए जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि किसी समुदाय की अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या हैं? तो आदिम लक्षणों के संकेत होने चाहिए, ये भी कथन सत्य है। विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, ये भी कथन सत्य है। बड़े पैमानों पर समुदाय के साथ संपर्क में श्रम, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव, यानी कि ये चारों विशिष्टताएं होनी चाहिए अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी जाति को शामिल करता है। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशिष्टता क्या है कि आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में श्रम और पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। इस प्रकार हम लोग का इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटी सेक्शन समाप्त होता है। इसके बाद ज्योग्राफी सेक्शन आएगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बार बार कमेंट ना करें कि डेली वीडियो लाइए। डेली वीडियो लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिन में वीडियो बनाना यानी कि शोर शराबा की वजह से अगर आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं लोग तो हम दिन में वीडियो लेके आ सकते हैं, यानी कि दिन में वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम रात में वीडियो बनाते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो उसमें बैकग्राउंड साउंड नहीं सुनाई देता होगा, क्योंकि यह वीडियो रात में बनता है। 1 बजे 2 बजे रात में वीडियो बनता है। तो अगर हमको जैसे टाइम मिलता है, यही एक मेरा काम नहीं है कि हम मतलब दिन भर हम वीडियो बनाते रहें। तो जब हमको टाइम मिलता है हम वीडियो बनाते हैं, और मतलब 2 या 3 दिन का गैप हो सकता है, लेकिन डेली पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग बने रहें, थोड़ा सा इंतज़ार करें, अगर कंटेंट अच्छा मिलेगा। क्योंकि आप लोग बायोलॉजी जब हम वीडियो दिए हैं तो बायोलॉजी में आप लोग को देखा होगा कि कितना सारा टाइपिंग एरर है। अगर उसी तरह हम रीड करके अगर बता देते तो क्या फ़ायदा होता। तो थोड़ा यहाँ पे रिसर्च किया जाता है कि बहुत सारे बुक से कि क्या यह व्याख्या सही है कि नहीं है, क्योंकि पिछले नोट्स में कुछ और आता है और नया नोट्स में कुछ और आता है। उस वजह से थोड़ा सा वीडियो बनाने में टाइम लगता है। बायोलॉजी का एरर से आप लोग को पता चल गया होगा। बहुत सारे लोग उसी तरह बस रीड कर देते हैं और छोड़ देते हैं।